Hello everyone, welcome to Emerging Tutorials. How are you doing all? होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो जो रिगार्डिंग है इंग्लिश पेडागोजी की सी टेट और पी टेट पेपर के लिए। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये आ जाइए। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, स्टेटमेंट्स को रीड करो, करेक्ट ऑप्शन ढूंढो। इसमें असर्शन दिया गया है यूज ऑफ फोनेटिक स्पेलिंग स्लोज डाउन द एबिलिटी टू लर्न टू स्पेल करेक्टली। ये फोनेटिक स्पेलिंग, यूज ऑफ फोनेटिक्स मतलब साउंड्स को यूज करके स्पेलिंग लिखना, जो बच्चे की एबिलिटी होती है सही तरीके से स्पेलिंग को लिखने की, उसको स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, होता है ऐसा? नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि जब बच्चे को साउंड की रिकॉग्निशन हो जाती है कि कौन से लेटर की कौन सी साउंड है, तो उससे तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी ना, इंक्रीज होगी, स्लो डाउन नहीं होगी। तो ये जो असर्शन है यहाँ पे गलत है। रीजन क्या दिया है इसका कि क्यों हो जाती है, पहले हम रीजन को भी पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको देखते हैं दोबारा अच्छे से। रीजन है when young children use spellings that they invented rather than conventional spellings। अब देखो, invented जो उन्होंने खुद से बनाए हैं, rather than conventional spelling उसकी बजाय जो उनको बताए गए हैं। It does not slow down their ability to learn to spell correctly। बिल्कुल सही है कि जब बच्चे अपने से इन्वेंट किए हुए जो स्पेलिंग है उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं रादर दैन जो उनको सिखाए होते हैं विद रिकॉग्निशन ऑफ साउंड्स, तो उनकी जो एबिलिटी है वो स्लो डाउन नहीं होती है। तो यहाँ पे ये सही है हमारा। ठीक है, राइट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए है ए इज ट्रू, हमारा तो फॉल्स है तो ये कट जाएगा। बी में है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, अब जे हो सकता है बट आगे के ऑप्शन देख लेते हैं पहले। बोथ ए एंड आर ट्रू, ये भी नहीं है। इसमें भी है बोथ ए आर, ये भी गलत होगा। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट जाएगा कि जब बच्चों को साउंड्स की रिकॉग्निशन हो जाती है तो इससे उनकी करेक्टली स्पेलिंग को लिखने की या स्पेल करने की जो एबिलिटी है वो स्लो डाउन नहीं होती, बल्कि वो शार्प होती है। तो ए जो हमारा दिया गया था, असर्शन दी गई थी, वो यहाँ पे गलत है और उसका जो रीजन है वो बिल्कुल सही है यहाँ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, अब देखो कोई न्यू लैंग्वेज लर्न करनी है, मैनी स्टूडेंट्स ऑफन लैक कॉन्फिडेंस, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है व्हेन स्पीकिंग ड्यू टू द लैंग्वेज यूनिक प्रोनाउंसिएशंस रूल्स, क्योंकि हर एक लैंग्वेज के अपने यूनिक से प्रोनाउंसिएशन रूल्स होते हैं, तो उसको कैसे प्रोनाउंस किया जाए ये रूल्स होते हैं। वन वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने का जो तरीका क्या है, ओवरकम मतलब इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है। ए ऑप्शन है कंडक्टिंग स्पीच स्पेशल स्पीच थेरेपी विद द काउंसलर, काउंसलर के पास जाकर स्पेशल स्पीच थेरेपी कराओ एंड प्रैक्टिस थ्रू ड्रिल्स। स्पीच थेरेपी तो तब की जाती है ना जब बच्चा अभी बोल ही ना रहा हो, जो बच्चा अच्छे से बोल ना पा रहा हो उसकी स्पीच थेरेपी कराई जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत, यहाँ पे ये नहीं हो सकता। बी ऑप्शन है करेक्टिंग एरर्स व्हेन एवर दे हैपन, कि जब भी गलती होती है तो उसको ठीक कर लो। आगे देखते पहले।
थर्ड ऑप्शन है लेटिंग चिल्ड्रन रीड अलाउड इन क्लास, के बच्चों को क्लास में जोर जोर से रीड करने के लिए बोल दो, उनको रीड करने दो जोर जोर से, तो उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे न्यू वो भी हो सकता है। डी ऑप्शन देख लेते हैं पहले, यूजिंग गेम लाइक एक्टिविटीज दैट रिक्वायर वर्बल इंटरेक्शन इन द क्लास। ये देख लो, ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे कि क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटीज कराना, ऐसी गेम लाइक एक्टिविटीज कराना जिसमें वर्बल इंटरेक्शन हो, जिसमें बच्चे एक दूसरे से बात करें, बोलें, बात करें, उस लैंग्वेज में आपस में टॉक करें, वर्बल इंटरेक्शन हो। तो ऐसी एक्टिविटी जब होंगी क्लास में तो ऑब्वियसली बच्चे में जो कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे होगा ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a teacher of class third is presenting new vocabulary to the learners। अब यहाँ पे जो टीचर है वो लर्नर्स को न्यू वोकेबलरी सिखा रहे, प्रेजेंट की है उनके सामने, कुछ नया सा लेके आए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट द न्यू वोकेबलरी। अब यहाँ पे हमने ढूंढना है कि न्यू वोकैब को बच्चों के सामने प्रेजेंट करने का इफेक्टिव सा तरीका कौन सा हो सकता है। ऑप्शन ए, the teacher should try to explain a word's meaning in a situation in which it occurs। कि टीचर किसी सिचुएशन में उस वर्ड का मीनिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करे। ये इसका राइट ऑप्शन हो सकता है, पर हम पहले बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। द टीचर शुड राइट इट्स मीनिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे मीनिंग लिख दो और बच्चों को बोल दो इसको लर्न कर लो, ऐसे तो उनकी लर्निंग नहीं होएगी, उनको पता ही नहीं चलेगा। जब न्यू वर्ड हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिसके बारे में उनको पता ही नहीं है, तो बोर्ड पे लिखने से कैसे उनको इजीली लर्न हो जाएगा। ये ऑप्शन हम काट देते हैं। सी ऑप्शन है, द टीचर शुड टेल देम द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स एंड गिव द मीनिंग इन देयर लैंग्वेज। कि वर्ड्स जो लिखा है, न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उनके ऑपोजिट्स जो हैं वो बच्चों को बता दे उनकी लैंग्वेज में और उनके मीनिंग बता दे। तो बच्चे को जो है वो वोकैब का जो नया वर्ड उनको सिखाना चाह रही है टीचर, उनको पता चल जाएगा। ऐसा भी नहीं हो सकता जिस वर्ड के बारे में उन्हें आइडिया नहीं है उसके एंटोनियम से आइडिया लगा सकते हैं, हो भी सकता है ये वाला। पहले नेक्स्ट देख लेते हैं, द टीचर शुड गिव देम अ कंसाइज डेफिनेशन ऑफ वर्ड। अब यहाँ पे वर्ड्स की डेफिनेशन दे दें। देखो, अगर तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन ना होता तो हम इस ऑप्शन के साथ जा सकते थे, लेकिन अब मुझे ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट लग रहा है कि जब टीचर कोई सिचुएशन ले लेगी, कोई एग्जाम्पल ऐसी क्रिएट कर देगी उनके सामने, कोई सिचुएशन ऐसी रख देगी जैसे बातों बातों में किसी वर्ड को उनको एक्सप्लेन करने का, किसी एक्टिविटी के थ्रू उनको एक्सप्लेन करना ट्राई करेगी, तो बच्चे जो नॉन लैंग्वेज है उसको भी इजीली सीख जाएंगे। जहाँ जो न्यू वर्ड्स उनको सिखाना चाह रही है टीचर वो इजीली सीख जाएंगे। और हम बात भी क्लास थर्ड की कर रहे हैं तो बच्चे छोटे होंगे, ऑब्वियसली उनको एस इन वे में से हम एफिशिएंटली याद नहीं करवा पाएंगे कि ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे लर्न कर लेंगे, नहीं, उनकी इतनी एबिलिटी कैपेबिलिटी नहीं होती है। जहाँ फिर उनको एंटोनियम बता देंगे, इनकी उतनी क्रिटिकल थिंकिंग भी नहीं होती इतनी उनकी कि एंटोनियम बता दिया तो वर्ड का मीनिंग उनको पता चल जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। डेफिनेशन देने से भी बच्चे को प्रॉपर तरीके से उस वर्ड की समझ नहीं आएगी। दिस इज द बेस्ट वे टू लेट देम know about the new words about the vocab, right? होप आपको ये समझ आया क्वेश्चन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी। लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ। किसी लैंग्वेज को लर्न करना इज अ मैटर। कैसा मैटर है? प्रोडक्ट है किसी चीज का, स्किल है, एक्विजिशन है। एक्विजिशन मतलब अक्वायर करना, जैसे इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं कोई चीज।
विदाउट एफर्ट सीखना जिसको, उसको एक्विजिशन बोलते हैं, प्रोसेस है। अब इसमें से लर्निंग लैंग्वेज यहाँ पे हम स्किल लेके चलेंगे, एक स्किल है, एक कौशलता है जिसको हम सीखते हैं, ठीक है। लर्निंग एक्वायर नहीं की जाती है, किस कोई भी लैंग्वेज एक्वायर की जा सकती है, लेकिन उसमें प्रोफिशिएंसी नहीं आ सकती, उसमें आपको मतलब निपुण अगर आपको होना है तो उसको एज अ स्किल ही आपको लेके चलना पड़ेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा है, चलो देखते हैं क्या है इसमें। मैच द वेज ऑफ रीडिंग विद व्हाट रीडर्स डू। अब हमें वेज ऑफ रीडिंग को रीडर्स उसके लिए क्या करते हैं उसके साथ मैच करना है। वेज ऑफ रीडिंग में देख लेते हैं। फर्स्ट है प्रिडिक्टिंग। अब प्रिडिक्ट करना क्या होता है? प्रिडिक्ट होता है अनुमान लगाना, आइडिया लेना, ठीक है। बी है इन्फरिंग एटीट्यूड। अब इन्फर करना क्या होता है? इन्फर इन्फर जो होता है वो आप कह सकते हो कि ये एक प्रकार की रीडिंग स्किल है। रीडिंग स्किल आप लिख सकते हो इसको कि ये रीडिंग स्किल है, इन्फरिंग करना, जिसमें आप पहले तो किसी चीज़ को परसीव करते हो, उसकी परसेप्शन करते हो, फिर उसको अंडरस्टैंड करते हो, एसोसिएट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, फिर उसमें से मीनिंग निकालते हो। दैट इज कॉल्ड इन्फरिंग एटीट्यूड, ठीक है। पहले आगे के ऑप्शन देख लेते हैं, फिर हम वापस आ जाते हैं आंसर्स पे। सी है डिड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। जिस संदर्भ में यूज किए गए हैं उसके बारे में मीनिंग का पता लगाना, ठीक है। निकालना, डिड्यूस करना, पता लगाना, उसके बारे में जानना, निकालना लिख सकते हो, टू नो लिख सकते हो, डिड्यूस करना। इंटेंसिव रीडिंग, अब देखो इन आ गया, इन मतलब डीप, डीप रीडिंग प्रॉपर वे में। ई ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। टेक्स्ट को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, कैसे लिखा गया है, कैसे रखा गया है या कैसे प्रेजेंट किया गया है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं, ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। व्हाट रीडर्स डू, रीडर क्या करते हैं? दे डिटरमाइन हाउ राइटर्स फील बेस्ड ऑन हाउ दे राइट। कि ये अनुमान लगाते हैं कि जब राइटर ने उस टेक्स्ट को लिखा होगा तब वो कैसा फील कर रहा होगा, ठीक है। बी है दे यूज पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट टू हेल्प देम अंडरस्टैंड अनफेमिलियर लेक्सिस। कि जो बातें उन्हें टेक्स्ट के बारे में नहीं पता है वो इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, जो पार्ट्स उनको पता है उसको रीड करके या अंडरस्टैंड करने में उसको हेल्प करते हैं। सी ऑप्शन है दे लुक एट हाउ इंफॉर्मेशन इज स्ट्रक्चर्ड। वो ये अनुमान लगाते हैं कि इंफॉर्मेशन को कैसे स्ट्रक्चर्ड किया गया। स्ट्रक्चर्स मतलब उसका पैटर्न कैसे लिखा गया है, कैसे यूज किया गया है। बाय नोटिसिंग हेडिंग्स और इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस, उसके हेडिंग से और उसके जो इंट्रोडक्टरी फ्रेज दिया होता है, इंट्रोडक्शन दी होती है, उसको रीड करके वो देखेंगे इंफॉर्मेशन को कैसे स्ट्रक्चर किया गया है। स्ट्रक्चर मतलब पैटर्न्स, पैटर्न्स को ऑर्गेनाइज करना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आई थिंक होना चाहिए, पहले आगे देख लेते हैं फिर हम इसको ढूंढते हैं। मेरे हिसाब से ई इसका जो राइट ऑप्शन, पहले हम यहाँ पे हम लगा लेते हैं फिर देखते हैं कि ये राइट है कि नहीं। दे फोकस ऑन हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन अ पीस ऑफ टेक्स्ट। कि कैसे इसको लैंग्वेज को यूज किया गया है उस टेक्स्ट में।
या फिर दे यूज टाइटल्स एंड पिक्चर्स टू गिव देमसेल्व्स आइडियाज अबाउट व्हाट द टेक्स्ट इज अबाउट, या फिर वो पिक्चर्स को यूज करते हैं ये आइडिया लगाने में कि क्या टेक्स्ट में क्या दिया गया होगा। तो यहाँ पे प्रोडिक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन का आंसर हमारा फिफ्थ बनेगा। इसको हम ले चलते हैं हमारे फर्स्ट ऑप्शन पे। तो यहाँ पे हो रही है प्रोडिक्शन। अब देखो दो आंसर्स तो हमें पता चल रहे हैं, इसके बेस पे भी हम आंसर ढूंढ सकते हैं। तो फर्स्ट का फिफ्थ है, फर्स्ट का फिफ्थ देख लो किसमें, फर्स्ट का फिफ्थ ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। बाकी के भी देख लेते हैं। इन्फरिंग एटीट्यूड रीडिंग स्किल्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे मीनिंग समझना, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा आंसर। सी क्या है, डिड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, मीनिंग को डिड्यूस करना, ये आ जाएगा। मीनिंग निकालना कि जो फैमिलियर पार्ट्स है उसको यूज करेंगे अनफैमिलियर पार्ट्स को नो करने के लिए। और इंटेंसिव रीडिंग देखेंगे कि लैंग्वेज को किस तरीके से यूज किया गया है। ठीक है, तो इसमें यही है, ए का फिफ्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड। ठीक है, बिल्कुल राइट है हमारा आंसर। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द स्ट्रेटजी दैट मैचेस द एग्जाम्पल। अब स्ट्रेटजीज दी गई हैं और हमने मैच करनी है एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल क्या है, आई फोकस ऑन द लैंग्वेज आई यूज टू मेक श्योर इट इज करेक्ट। तो मैं लैंग्वेज पे फोकस करता हूँ जब मैं इसको यूज करता हूँ ये श्योर करने के लिए कि ये बिल्कुल सही है, कि जो मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए है सेल्फ मॉनिटरिंग, कि खुद को जज कर रहा हूँ। बी ऑप्शन है ट्रांस लैंग्वेजिंग, लैंग्वेज को इंटरचेंज करना, इंटरचेंज ऑफ लैंग्वेजेस। मेमोराइजिंग, मेमोराइज कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, या फिर रिवाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे मेमोराइज भी नहीं कर रहा है, रिवाइज भी नहीं कर रहा है, और अनदर लैंग्वेज को भी यूज नहीं कर रहा है। यहाँ पे सेल्फ मॉनिटरिंग कर रहा है, कि खुद को जज कर रहा है कि जो लैंग्वेज वो जहाँ, हाँ, जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स या लैंग्वेज वर्ड जो वो यूज कर रहा है वो सही है कि नहीं। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकंड सिंग अ सॉन्ग। सेकंड क्लास का बच्चा है, एक गाना गाता है गाती है जो भी है। हेड एंड शोल्डर नी एंड टोज, आपने सुना हो, ये राइम है ना, हेड शोल्डर्स नीज एंड टोज। तो दे टच द करेक्ट पार्ट ऑफ देयर बॉडी एज दे सिंग द सॉन्ग। जैसे जैसे वो सॉन्ग को गा रहा है वो बच्चा, वो वैसे जो जो पार्ट आ रहा है बॉडी का उसको टच भी कर रहा है, करेक्ट पार्ट को। जैसे हेड बोल रहा है तो हेड को टच कर रहा है, शोल्डर्स को टच कर रहा है, नीज बोल रहा है नीज को टच कर रहा है, एंड सो ऑन। विच मेथड इज द टीचर यूजिंग टू टीच दैम। यहाँ पे जो टीचर है कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। ए ऑप्शन है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, फिजिकल एक्टिविटी करवा के, या फिर इलेक्टिक, इक्लेक्टिक में, जो इक्लेक्टिक है आपका मेथड इसमें वेरियस टेक्निक्स को यूज करके, वेरियस टेक्निक्स को यूज करके बच्चों को सिखाया जाता है। मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो। ऑडियो लिंगुअल, ऑडियो और लिंगुअल मतलब बोलने और सुनने वाली दोनों चीज़ों यूज करके वो सिखा रहे हो आप। या फिर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेटिव में आपस में इंटरेक्ट करके, इंटरेक्शन करके लैंग्वेज टीचिंग की जाती है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन बोल तो रहे नहीं है, तो सॉन्ग बच्चा ही सॉन्ग गा रहा है, अपने बॉडी पार्ट को टच कर रहा है। ऑडियो लिंगुअल भी नहीं यहाँ पे यूज हो रहा। टेक्निक्स इक्लेक्टिक हो सकता था अगर ये वाला ऑप्शन ना होता। फिजिकल रिस्पॉन्स, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो बच्चा गा रहा है उस चीज का रिस्पॉन्स यहाँ पे वो साथ साथ दे रहा है। तो इसका जो ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है, वो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप्स to answer 5 questions about vocabulary from the previous unit. अब बच्चों का जो प्रीवियस यूनिट था उसमें उन्होंने जो भी वोकेबलरी सीखी थी वो उसको यूज़ कर रहे हैं 5 क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। ठीक है, देन दे एक्सचेंज क्वेश्चंस विद अनदर ग्रुप। ग्रुप्स बना बना के वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद ग्रुप्स में इंटरचेंज करते हैं क्वेश्चन, एक्सचेंज क्वेश्चंस विद अनदर ग्रुप एंड ट्राई टू आंसर। पहले अपने ग्रुप के आंसर्स कर लिए क्वेश्चंस के, फिर दूसरे ग्रुप हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स करने की क्वेश्चन मतलब ट्राई कर रहे हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कौन सी एग्जाम्पल है, रीडिंग असेसमेंट है। इसमें जो आपने रीड किया है उसकी असेसमेंट कर रहे हो। पीयर असेसमेंट है, अपने जो साथ वाले स्टूडेंट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनकी असेसमेंट कर रहे हो कि उन्होंने सही किया या मैंने सही किया, उनके कितने सही हैं, मेरे कितने सही हैं। सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं जहाँ फीडबैक दे रहे हो। फीडबैक मतलब दूसरों को बताना कि कहाँ गलत है, कहाँ सही किया। तो यहाँ पे हमारा है कि यहाँ पे उन्होंने पहले 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, फिर उन्हें वही क्वेश्चंस को एक्सचेंज किया अनदर ग्रुप के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन इसका जाएगा कि पीयर असेसमेंट हो रही है, आपस में एक दूसरे को बता रहे हैं। अगर किसी का कोई आंसर गलत हो रहा है तो आपस में ही वो बताएंगे, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे होना चाहिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I like it when the teacher gives me a card with a word or phrase on it. तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो कह रहा है कि जब भी टीचर मुझे कोई कार्ड देती है जिस पे कोई वर्ड या फ्रेज लिखा होता है, मतलब क्यों कार्ड देती है, मुझे वो पसंद आता है। एंड आई हैव टू एक्ट इट आउट फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास, और मुझे एक्ट करना होता है बाकी क्लास के लिए, सो दैट दे गेस द वर्ड, ताकि वो वर्ड का पता लगा सके। मतलब यहाँ पे टाइप ऑफ गेम टीचर बच्चों को खिला रही है जिसमें वो क्यू कार्ड पे वर्ड को लिखते हैं, और जो बच्चे को मतलब जिस बच्चे को वो क्यू कार्ड देते हैं उसने वैसा एक्ट करना होता है, और जो बाकी क्लास के बच्चे होते हैं उन्होंने वो सेम वर्ड को गेस करना होता है। Find the learner's comments with the learner's preference listed below, कि यहाँ पे बच्चों ने जो कमेंट्स दिए हैं उसमें यहाँ पे इस चीज़ में जगह पे बच्चा क्या कहना चाह रहा है उसको फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन है, आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई मेमोराइज द फ्रेज फ्रॉम द कार्ड, कि मेरे को लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से याद होती है जब मैं कार्ड से फ्रेज को याद कर लेता हूँ, उसको मेमोराइज करता हूँ। बी ऑप्शन है, आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई एम काइनेस्थेटिकली इन्वॉल्व, मतलब एक्टिवली बॉडी पार्ट्स को यूज करके इन्वॉल्व होता हूँ उसमें। थर्ड ऑप्शन है, आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई सी इट, तो मैं लैंग्वेज को याद करता हूँ जब मैं उस चीज़ को देखता हूँ। आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई हियर इट, जहाँ मैं जब इसको सुनता हूँ तो मैं इसको अच्छे से याद करता हूँ। सुन के, देख के, जब मेमोराइज करके इस चीज़ की बात कर रहा है, वो बोल रहा है मैं एक्ट कर रहा हूँ वहाँ पे। एक्ट में
बॉडी पार्ट्स को यूज कर रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका जाएगा राइट। तो जब मैं उसको एक्ट करता हूँ वर्ड को, तो वर्ड वो मेरे को अच्छे से याद हो जाता है। तो मैं उसमें फिजिकली इन्वॉल्व हूँ, मेरे सेंसेस इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। असर्शन है ऑल चिल्ड्रन हु एंटर स्कूल आर competent लैंग्वेज यूजर्स अकॉर्डिंग टू देयर एज। ये सभी बच्चे जो भी स्कूल में एंटर हो जाते हैं वो अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को यूज करने में कम्पिटेंट हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं। रीज़न दिया गया है ड्यू टू लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी दे आर अनएबल टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर एबिलिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी विभिन्नता के कारण जो उनका कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग कल्चर के ड्यू, तो वो अपनी एबिलिटीज़ को अच्छे से दिखा नहीं पाते, किसी के सामने डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाते, इसमें अनएबल हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है कि उनको निपुणता प्राप्त हो जाती है और यहाँ पे कह रहे हैं कि वो अनेबल हो जाती हैं, तो ये गलत हो गया। ऐसा नहीं होता। अगर कल्चरल डाइवर्सिटी है भी तो इसका ये मतलब ये है कि वो बच्चा अपने आप को अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाएगा। उसको अपने कल्चर की तो लैंग्वेज नॉलेज होगी ना, तो फिर हम उसको कैसे अनेबल बोल सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो बी ऑप्शन है, मतलब रीज़न है, वो होगा गलत। और इसका जो ए ऑप्शन है वो होना चाहिए सही। देख लो किस ऑप्शन में है ये। फर्स्ट ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इस क्वेश्चन में है मंजीत ऑफ क्लास फिफ्थ स्पीक्स इन डिफरेंट वेज टू हिज टीचर। क्लास फिफ्थ की मंजीत है, गर्ल है और बॉय जो भी है, वो अपने टीचर को डिफरेंट वे में बोल पाता है, स्पीक करता, बात करता है। टू हिज फ्रेंड्स एंड ऑल्सो टू ए 2 year old चाइल्ड। मतलब कि इसमें जो मंजीत है वो अपने टीचर से अलग टोन में बात कर रहा है, फ्रेंड से अलग वे में बात कर रहा है, और 2 साल का बच्चा है तो उसमें उससे अलग वे में बात कर रहा है। इट मीन्स मंजीत नोज हाउ टू यूज लैंग्वेज इन सोशल सिचुएशन। तो उसको पता है कि अलग अलग सामाजिक स्थितियों में लैंग्वेज को कैसे यूज करना है। वट इज दिस एट्रीब्यूट ऑफ अ लैंग्वेज नोन एज। लैंग्वेज के इस एट्रीब्यूट को क्या कहा जाता है। प्रैग्मेटिक्स ये होता है कि लैंग्वेज को डिफरेंट सिचुएशंस में यूज करना, डिफरेंट सिचुएशंस में यूज। एक्ट ऑफ स्पीच है, बोलने का एक्ट कर रहा है। नेचुरलिस्टिक है, नेचुरल वे में यूज कर रहा है। या फिर सिमेंटिक्स है, मतलब कि सिमेंटिक्स हो जाता है स्टडी ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ वर्ड्स। आप कह सकते हो कि वर्ड्स के मीनिंग्स का पता लगाना, वो सिमेंटिक्स होता है हमारा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट वे से बात कर रहा है, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट वे से बात कर रहा है। तो प्रैग्मेटिक्स जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a mother noticed that her child sometimes says things that she has never heard adults or her siblings say। कि माँ जो है वो नोटिस करती है उसकी जो बेटी है वो कई बार ऐसी चीज़ें बोलती है या करती है जो कि उसने कभी दूसरों को, अडल्ट्स को भी नहीं सुना, ना उसके सिबलिंग्स ने उन वर्ड्स को यूज़ किया कभी, लेकिन वो बच्चा वहाँ से बोलता है, उनको यूज़ करता है। शी इज़ कन्फ्यूज्ड एज शी बिलीव्स दैट द चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज बाय
इमिटेटिंग पीपल, अब देखो इमिटेशन आ गया, पर इन हर फैमिली एंड इमीडिएट सराउंडिंग्स, कि उसकी जो बेटी है वो दूसरे लोगों की नकल करके सीख रही है। हर बिलीफ रेजोनेट्स विद, और उनका जो ये यकीन है वो किस चीज़ के साथ संबंधित है। इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म हो रही है, कंस्ट्रक्ट कर रही है वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रही है। मल्टीलिंग्विज्म है, मतलब मल्टी लैंग्वेज का यूज़, बहुत सारी लैंग्वेज का यूज़। नेटिविज्म है या फिर बिहेवियरिज्म है। नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना होता है सिचुएशन देके, मतलब उसको सीखना। जब भी हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये एक एक्टिविटी बेस्ड होता है, एक्शन बेस्ड होता है कंस्ट्रक्टिविज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म में बहुत सारी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। नेटिविज्म मतलब अपनी मदर टंग को यूज़ करना। बिहेवियरिज्म में बिहेवियर को देखकर बच्चा लर्न करता है। तो यहाँ पे इमिटेट हो रहा है, तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ स्किल्स दैट डेवलप बिफोर चिल्ड्रन बिगन फॉर्मल रीडिंग इंस्ट्रक्शन एंड विच प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर लेटर एकेडमिक स्किल इज। ये सेट ऑफ स्किल है जो कि बच्चे फॉर्मल रीडिंग से पहले सीखते हैं, जो कि उनको एकेडमिक स्किल प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। तो ऑप्शंस हैं इसके, अमर्जेंट प्रॉपर्टीज हैं, अमर्जेंट लिटरेसी है, अमर्जेंट सॉल्यूशन है, अमर्जेंट करिकुलम है। ये तो ऑप्शन से ही पता है, इसमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, किसी सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही, करिकुलम की बात नहीं हो रही। ये तो सीख रहा है, जो उसने पहले सीखा है उसको वो अपनी फर्दर एकेडमिक स्किल्स में यूज़ कर रहा है, एकेडमिक्स में यूज़ कर रहा है। तो उसको ये, इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला वो होने वाला है इमर्जेंट लिटरेसी। नेक्स्ट है, a grandmother loves to read out stories from books to young children at home। ये जो ग्रैंड मदर है उनको बहुत पसंद है बच्चों के लिए स्टोरीज रीड आउट करना, एंड इन दिस वे एक्सपोजेस देम टू बुक्स एंड न्यू आइडियाज। तो ऐसे वो बच्चों के सामने नए नए आइडियाज और बुक्स को लेके आती है, एक्सपोज करती है। एंड द चिल्ड्रन आर एक्टिवली इंगेज्ड इन दिस प्रोसेस, और बच्चे एक्टिवली इंगेज्ड होते हैं प्रोसेस में, मतलब उनकी बात को सुनते हैं। दिस टेक्निक इज नॉन एज, इस टेक्निक को क्या बोला जाता है? डायलॉगिक रीडिंग। ये डायलॉग से बना है, तो डायलॉग मतलब कि इसमें जो, सॉरी, डायलॉग इसमें क्या है, जो अडल्ट होगा वो बच्चों से क्वेश्चंस पुट करेगा, उनके जो उनको बता रहे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पुट करेगा। जैसे वाई, ऐसा क्यों हुआ, व्हाट क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे क्वेश्चंस, मतलब टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उनसे क्वेश्चन पूछेगा। इसको बोलते हैं डायलॉजिक रीडिंग, डायलॉग्स के थ्रू रीडिंग। अलाउड रीडिंग, जोर जोर से पढ़ के सुनाना। मॉडल रीडिंग मतलब मॉडल, एज अ मॉडल प्रेजेंट करना किसी को, उसके बिहाफ पे उनकी रीडिंग करानी। या फिर शेयर्ड रीडिंग है, एक दूसरे से शेयर करके शेयर्ड रीडिंग हो गई, अपने आइडियाज़ को शेयर करना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रीड आउट स्टोरी हो रही है और बच्चे एक्टिवली इंगेज हैं। क्यों इंगेज हैं? क्योंकि स्टोरी सुना रहे हैं तो बीच बीच में डायलॉग होंगे, आपको समझ आया ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, है ना, कब हुआ। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा डायलॉजिक रीडिंग। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। An approach to teaching reading that starts with basic elements। एक ऐसी अप्रोच टीचिंग रीडिंग में जिसमें बेसिक एलिमेंट्स से शुरू करते हैं, जैसे लेटर से, फोनीम से। फोनीम क्या हो गया? साउंड्स,
साउंड्स ऑफ द लेटर्स, जैसे बी का साउंड ब, ड, क, ऐसे ना, तो साउंड्स की रिकॉग्निशन करानी। And teach children that phonemes can be combined into words before moving on to reading as a whole। तो यहाँ पे प्रॉपर रीडिंग कराने से पहले जो टीचर है वो बच्चों को लेटर्स के बारे में, मतलब एबीसी सिखा रहे हैं, उनको लेटर्स सिखा रहे हैं, और फिनीम्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उनके साउंड्स की पहचान करवा रहे हैं। तो ऐसी अप्रोच को क्या बोलेंगे? होल लैंग्वेज अप्रोच बोलेंगे, मतलब टोटल लैंग्वेज को एक एक साथ लेके चलना। तो ऐसा तो नहीं हो रहा। लैंग्वेज सिखाने के लिए उनको पहले लेटर और फिनीम्स सिखाए जा रहे हैं। स्ट्रक्चर अप्रोच, स्ट्रक्चर ग्रामर बेस कह सकते हो कि ये ग्रामर बेस होता है, इस पे रूल्स की स्टडी की जाती है, स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं उसके बारे में स्टडी की जाती है, पैटर्न्स सेंटेंसेस के रूल्स जैसे होते हैं ना, सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होगा? टॉप डाउन में हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले हम वर्ड सिखाएंगे, फिर उसके पार्ट्स करेंगे आगे, लेटर्स कह लो, लेटर से सिखाएंगे, फिर उसके फ़नीम से सिखाएंगे, ऐसे। ऐसा हो रहा है? ऐसा भी नहीं हो रहा, हम तो नीचे से ऊपर को जा रहे हैं। तो पहले लेटर सिखा रहे हैं, फ़नीम सिखा रहे हैं, फिर वर्ड की रिकॉग्निशन हो रही है। तो ये बॉटम अप अप्रोच यहाँ पे यूज़ की जा रही है। होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।